नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति सिंह। इस वक्त की अहम खबरों के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कोविड महामारी से बचाव की। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं। और अब शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। बेअसर रहा भारत बंद का आह्वान। प्रमुख ट्रांसपोर्ट और कारोबारी संगठनों ने आंदोलन से बनाई दूरी। किसान संगठनों की कल केंद्र के साथ होने वाली छठे दौर की बातचीत से पहले आज शाम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ चल रही है उनकी बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत मोबाइल तकनीक की मदद से दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू करेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वैक्सीन के वितरण और टीकाकरण अभियान की तैयार की रूपरेखा। तीसरे चरण में शामिल कुछ वैक्सीन को जल्द अनुमति मिलने की उम्मीद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को दूरसंचार के डिजाइन और उत्पादन का वैश्विक केंद्र बनाने का किया आह्वान। इंडिया मोबाइल कांग्रेस में प्रधानमंत्री ने कहा, देश में डिजिटल क्षमता अपार और इसके जरिए महामारी के बावजूद लाखों लोगों तक पहुंचाई गई कई बिलियन डॉलर की मदद। महिलाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए विशेष अभियान चलाए जाने पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का जोर। द इंडस एंटरप्रेन्योर्स ग्लोबल समिट को किया संबोधित। कहा, विश्वविद्यालयों में युवा प्रतिभाओं को बढ़ावा देकर ही उद्यमिता की राह होगी आसान। और कोविड-19 की चुनौतियों और बाजार के उभरते हालात के बीच भारत अपने कुशल कामगारों की वजह से बेहतर स्थिति में। द इंडस एंटरप्रेन्योर्स ग्लोबल समिट में भेजे लिखित संदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, तकनीक के बेहतर इस्तेमाल से करोड़ों लोगों की जिंदगी में आया परिवर्तन। किसान संगठनों के आज बुलाए गए भारत बंद का सामान्य जनजीवन पर कोई असर नहीं पड़ा। यातायात, बाजार और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान सुचारू रूप से काम करते रहे। इस बीच केंद्र सरकार ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि किसानों के हितों की रक्षा हर कीमत पर की जाएगी और न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी रखने को लेकर किसान निश्चिंत रहें। दिल्ली, एनसीआर समेत देश भर में भारत बंद का असर दिखाई नहीं दिया। इस दौरान ज्यादातर बाजार खुले रहे। निजी और सरकारी वाहनों की सड़कों पर आवाजाही भी सामान्य रही। सरकारी कार्यालय, बैंक और पोस्ट ऑफिस खुले रहे। लोगों की उपस्थिति भी सामान्य रही। कल क्या होगा 9 तारीख को इनकी जो मीटिंग है देखा जाएगा। अदरवाइज ये कह देना कि 3 बजे तक दुकानें बंद करके उनका कोई समाधान हो जाता है, ऐसा नहीं है। दिल्ली के लोग हैं बेचारे, आसपास से आते हैं, यहाँ पे शादियों का, फेस्टिवल का सीजन चल रहा हैगा, तो उनको कपड़ा लत्ता चाहिए होता हैगा। उनकी पब्लिक को भी ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये दुकानें खोली। बिल बहुत अच्छा है, हम इसका समर्थन करते हैं। किसानों को राहत मिली है इससे। पहले तो बिचौलिया जो वो परेशान करते थे किसानों को, अब उनसे फंडा छूट गया, हमारा छुटकारा मिल गया हमारे को, और हम बहुत ही संतुष्ट हैं। इसके समर्थन में बिल के में। दिल्ली की ऑटो टैक्सी यूनियन किसानों के भारत बंद से दूर रही। यूनियन के मुताबिक ऑटो टैक्सी वाले पहले ही कोरोना के कारण काफी नुकसान झेल रहे हैं। ऐसे में बंद में शामिल होना संभव नहीं है। बंद के मद्देनजर दिल्ली में लोगों की गतिविधियां सामान्य रखने के लिए प्रशासन ने व्यापक व्यवस्था की। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सिचुएशन जो है सामान्य है और सारी जो मेन मार्केट्स हैं वो खुली हैं। लोगों का मूवमेंट नॉर्मल है। सड़कों पे यूजुअल ट्रैफिक है और सारी मेन रोड्स पे नॉर्मल ट्रैफिक अप्लाई कर रहा है। सभी राजनीतिक दल के ऑफिसेज पे यूजुअल एक्टिविटी हो रही है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भारत बंद का समर्थन करने के लिए विपक्षी दलों की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने विपक्ष पर इन कानूनों को लेकर किसानों के बीच भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। 3 कानून वापस लेने की मांग करते हैं, ये तो पाखंड है। क्योंकि ये जो विपक्ष दल है, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट पास किया अपने राज्यों में। इन्होंने एपीएमसी कानून में सुधार किया है। मॉडल कानून जो शरद पवार ने प्रस्तुत किया था, उसको अनेक राज्यों ने स्वीकार किया है।
कांग्रेस के घोषणा पत्र में ये कानून लाने की बात कही है। हमारा पूरा विश्वास है कि किसान समझेगा, सच्चाई को परखेगा और गलतफहमी दूर होगी। आंदोलन फिर शांति से, और सरकार चर्चा कर रही है, कोई अगर आवश्यक सुधार हो तो उसके लिए तैयारी दर्शाई है, तो जरूर उसमें चर्चा होगी और कल भी चर्चा होगी। मुझे विश्वास है कि ये ठीक निपटारा होगा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी विपक्षी दलों पर कानून व्यवस्था को भंग करने पर उतारू होने का आरोप लगाया। धान की खरीदारी में 33 लाख किसानों से भारत सरकार ने 336 लाख मेट्रिक टन धान इसमें प्रक्योर किया एमएसपी ऑपरेशन में, और 60,000 करोड़ से ज़्यादा पैसा सीधा किसानों को मुहैया कराया। और जो किसान लाभान्वित हुए इस एमएसपी ऑपरेशन में, उसमें से 60% किसान पंजाब के हैं। तो आज ये विपक्षी दलों का जो रुख है, ना वो चाहते थे कि रिफॉर्म हो एग्रीकल्चर में, ना वो चाहते हैं कि किसान का उत्थान हो, और इसीलिए आज वो इस प्रकार से देश में शांति को, कानून व्यवस्था को भंग करने में उतारू हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में भी बंद का आम जीवन पर कोई असर नहीं दिखा। रेल, सड़क और हवाई यातायात सामान्य तौर पर खुले रहे। कार्यालय, दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान भी रोज की तरह खुले। पूर्वोत्तर के राज्यों में भी किसानों के भारत बंद का असर नहीं दिखा। अरुणाचल प्रदेश में आम जनजीवन बंद से पूरी तरह अप्रभावित रहा। मेघालय में भी सामान्य जनजीवन किसानों के भारत बंद से प्रभावित नहीं हुआ। प्रदेश में दुकानें और बाजार खुले रहे। किसान संगठनों की ओर से बुलाए गए भारत बंद के मद्देनजर केंद्र सरकार ने भी सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एडवाइजरी जारी की थी। भारत बंद का आह्वान किसान संगठनों ने किया था, जो संसद के मॉनसून सत्र में लाए गए 3 कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस, एनसीपी, डीएमके, समाजवादी पार्टी, टीआरएस और वामपंथी दलों समेत बड़ी पार्टियों ने बंद का समर्थन किया था। और नए कृषि कानूनों को लेकर जारी गतिरोध को खत्म करने के लिए कल किसान संगठनों की केंद्र सरकार के साथ छठे दौर की वार्ता होगी। इससे पहले आज शाम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किसान नेताओं को बैठक के लिए बुलाया है, जो अभी जारी है। किसानों के साथ गृह मंत्री अमित शाह की ये बैठक फिलहाल चल रही है। और आइए कुछ और अहम खबरों का रुख करते हैं। भारत की मोबाइल क्रांति ने गरीबों और समाज के पिछड़े वर्ग को ऊपर उठाने में एक अहम भूमिका निभाई है, और मोबाइल तकनीक के लिए देश में अभी भी अभूतपूर्व संभावनाएं हैं। आज इंडिया मोबाइल कांग्रेस के चौथे संस्करण को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमें अगली तकनीकी क्रांति के केंद्र में आम नागरिक के जीवन स्तर में सुधार को रखना होगा। उन्होंने बताया है कि सरकार हर गांव तक अगले 3 साल में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने के लिए फाइबर ऑप्टिकल केबल बिछाने पर काम भी कर रही है। साथ ही कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के लिए भी इस तकनीक की मदद ली जाएगी। कोविड-19 के दौरान जब सब कुछ लगभग बंद हो गया था, तब भी मोबाइल काम कर रहा था, और इस मोबाइल तकनीक के जरिए सरकार वो सारी सहायता उन लोगों तक पहुंचा पाई जो इस महामारी से उत्पन्न स्थिति से सबसे ज्यादा प्रभावित थे। मंगलवार को इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोबाइल तकनीक के इस योगदान को सराहा। It is because of mobile technology that we are able to provide benefits worth billions of dollars to millions of Indians. It is because of our mobile technology that we are able to help the poor and vulnerable quickly during the pandemic. It is also with the help of mobile technology that we will embark on one of the world's largest COVID-19 vaccination drive. प्रधानमंत्री ने भारत को दूरसंचार उपकरण डिजाइन, विकास और विनिर्माण के लिए वैश्विक हब बनाने के लिए एक साथ काम करने का भी आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सरकार की प्रोडक्शन लिंक प्रोत्साहन स्कीम दूरसंचार क्षेत्र को बढ़ावा देगी। India is emerging as one of the most preferred destination
for mobile manufacturing. We have also come up with a production-linked incentive scheme to promote telecom equipment manufacturing in India. Let us work together to make India a global hub for telecom equipment design, development, and manufacturing. We are embarking on a plan to ensure that over the next 3 years, every village will have high-speed fiber optic connectivity. मोबाइल और इंटरनेट कनेक्टिविटी के क्षेत्र में देश में हुई वृद्धि की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया कि भारत में डिजिटलीकरण की अभूतपूर्व और अद्वितीय संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि लगातार बदलते दौर में प्रौद्योगिकी क्रांति के साथ जीवन को और कैसे बेहतर बनाया जाए, इस बारे में सोचना और योजना बनाना महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस में शामिल टेलीकॉम कंपनियों के प्रतिनिधियों को बताया कि युवा वैज्ञानिक ऐसे कई उत्पादों पर काम कर रहे हैं जो विश्व स्तर पर पहचान बना सकते हैं। My message to my young friends would be to have faith in their potential as well as products. Friends, today we are a country of 1 billion plus phone users. Today we have 1 billion plus people with unique digital identity. Today we have over 750 million internet users. The scale and speed of internet penetration can be seen by the following facts. Half of the total internet users in India were added in the last 4 years. Half of the total internet users are in our rural areas. Our digital size and our digital appetite are unprecedented. We are a country where the tariffs are the lowest in the world. We are one of the fastest growing mobile app market in the world. The digital potential of our nation is unparalleled, perhaps even in the history of mankind. 3 दिवसीय इस कार्यक्रम में टेलीकॉम सेक्टर से जुड़े देश दुनिया के दिग्गज शिरकत कर रहे हैं। IMC 2020 का विषय समावेशी नवाचार, स्मार्ट, सुरक्षित, स्थायी है। कार्यक्रम का उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल समावेशिता और सतत विकास, उद्यमिता और नवाचार के विजन को बढ़ावा देने में मदद करना है। विदेशी और स्थानीय निवेश संचालन करना, दूरसंचार और उभरते हुए प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अनुसंधान के साथ ही विकास को प्रोत्साहित करना भी इस कार्यक्रम का मकसद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत मोबाइल तकनीक की मदद से दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू करेगा। इस बीच सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ फाइजर के बाद भारत बायोटेक ने सोमवार को कोवैक्सीन के इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए DCGI में आवेदन किया है। कोवैक्सीन टीके का विकास भारत बायोटेक ICMR के साथ मिलकर कर रहा है। कोवैक्सीन का ट्रायल फेज 3 में है। बुधवार को सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की एक्सपर्ट कमेटी फाइजर, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक के इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए किए गए आवेदनों की पड़ताल करेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय कोरोना वैक्सीन के वितरण और टीकाकरण अभियान की तैयारियों में जोरों से जुटा हुआ है। तीसरे चरण में शामिल कुछ वैक्सीन को जल्द अनुमति मिलने की उम्मीद है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में पर्याप्त कोल्ड चेन सिस्टम मौजूद है। साथ ही हेल्थ वर्कर्स के साथ साथ 2 करोड़ अर्धसैनिक बलों को भी वैक्सीन लगाने की सिफारिश की गई है। Every single Indian who needs to be vaccinated will be vaccinated. प्रायोरिटी में हेल्थ केयर वर्कर्स होने चाहिए। इसमें सरकारी क्षेत्र के और निजी क्षेत्र के अस्पतालों में और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में जो वर्कर्स हैं वो सम्मिलित हैं और लगभग देश में हमारा मानना है कि इनकी संख्या 1 करोड़ के लगभग होगी। फ्रंटलाइन वर्कर्स को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसमें राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आर्म्ड फोर्सेस हैं, होम गार्ड हैं, सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन हैं, डिज़ास्टर मैनेजमेंट वॉलंटियर्स हैं, म्यूनिसिपल वर्कर्स हैं।
इनकी संख्या देश भर में लगभग 2 करोड़ है। ये नेगवैक की अनुशंसाएं हैं और सरकार को इन पर निर्णय लेना है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने वैक्सीन वितरण के बारे में जानकारी देते हुए नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन पैनल की जनसंख्या समूहों की प्राथमिकता पर प्रकाश डाला। स्वास्थ्य मंत्रालय ने टीकाकरण करने से संबंधित सभी तैयारियों के बारे में जानकारी भी साझा की है। वर्तमान में देश में 2,40,000 के लगभग 2.39 लाख वैक्सीनेटर्स हैं। ये ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ्स हैं। दीज आर ट्रेन्ड वैक्सीनेटर्स अक्रॉस द कंट्री। हम इसमें से केवल 1,54,000 ANMs को कोविड वैक्सीनेशन में प्रयोग में लाएंगे। बाकी सब लोग रूटीन इम्यूनाइजेशन का कार्य पहले की तरह करते रहेंगे। एडिशनल प्रोक्योरमेंट फॉर सिरिंजेस एंड नीडल्स, इसका भी आकलन कर लिया गया है, ये भी ऑन ट्रैक है। इम्प्लीमेंटेशन के जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं वो हमने राज्यों से शेयर कर लिए हैं, फाइनल स्टेजेस में हैं, उनके कमेंट्स हमें मिल रहे हैं, उसके बाद हम उनको फाइनल करेंगे। ट्रेनिंग मटेरियल्स, ये सब डिजिटल ट्रेनिंग कंटेंट है, इसको भी फाइनल किया जा रहा है। इस बीच ब्रिटेन ने कोरोना वायरस टीका लगाने की शुरुआत कर दी है और फाइजर कंपनी का पहला टीका 90 साल की दादी मार्गरेट किनन को लगाया गया है। दुनिया में मार्गरेट पहली ऐसी शख्स हैं जिन्हें कोरोना वायरस का स्वीकृत टीका लगाया गया है। इसके साथ ही ब्रिटेन ने देश के इतिहास में सबसे बड़े वैक्सीन लगाने के अभियान की शुरुआत कर दी है। इस अभियान में ब्रिटेन के 50 हॉस्पिटल शामिल हैं। वैक्सीन लगाने के दौरान बुजुर्गों, हॉस्पिटल के कर्मचारियों और केयर होम स्टाफ को प्राथमिकता दी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से आज टेलीफोन पर बातचीत की है। प्रधानमंत्री ने कतर के आगामी राष्ट्रीय दिवस के लिए अमीर को बधाई और शुभकामनाएं दी। बधाई के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हुए अमीर ने कतर में भारतीय समुदाय की तरफ से कतर के राष्ट्रीय दिवस समारोह में उत्साह के साथ भाग लेने की सराहना की है। दोनों नेताओं ने भारत और कतर के बीच निवेश और ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्रों में मजबूत सहयोग और संबंधों की चर्चा की और इस दिशा में हाल में हुए सकारात्मक घटनाक्रमों की समीक्षा की। उन्होंने भारत में कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के निवेश को और सुविधाजनक बनाने के लिए विशेष कार्यबल गठित करने का निर्णय लिया। साथ ही भारत में समग्र ऊर्जा मूल्य श्रृंखला में कतर के निवेश की संभावनाएं तलाशने का फैसला किया। दोनों नेताओं ने नियमित रूप से संपर्क में बने रहने और कोविड-19 महामारी से उत्पन्न जन स्वास्थ्य की परिस्थितियां सामान्य होने के बाद व्यक्तिगत रूप से मिलने पर भी सहमति जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से भी कल टेलीफोन पर बातचीत हुई है। प्रधानमंत्री ने फ्रांस में हुए आतंकी हमलों के प्रति संवेदना व्यक्त की और आतंकवाद, उग्रवाद और कट्टरवाद के खिलाफ लड़ाई में फ्रांस के प्रति भारत के पूर्ण समर्थन को दोहराया है। दोनों नेताओं ने अन्य द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और आपसी हितों से जुड़े वैश्विक मुद्दों समेत कोविड-19 वैक्सीन तक पहुंच और कोरोना के बाद आर्थिक क्षेत्रों से जुड़े सुधारों पर भी चर्चा की। इसके अलावा भारत प्रशांत क्षेत्र में सहयोग, समुद्री सुरक्षा, रक्षा सहयोग, डिजिटल अर्थव्यवस्था और साइबर सुरक्षा, बहुपक्षीयता को बढ़ावा देने, जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता के विषयों पर भी विचार विमर्श किया गया। दोनों नेताओं ने हाल ही के वर्षों में भारत और फ्रांस के रणनीतिक सहयोग संबंधों में मजबूती और गहराई को लेकर संतोष व्यक्त किया और कोरोना महामारी के बाद एक साथ मिलकर काम जारी रखने पर भी सहमति जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविड-19 की चुनौतियों और बाजार के उभरते हालात के बीच भारत अपने कुशल कामगारों की वजह से बेहतर स्थिति में है। द इंडस एंटरप्रेन्योर्स ग्लोबल समिट को भेजे अपने लिखित संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा है कि पिछले 6 साल के दौरान सरकार ने नीतियों और प्रशासन में कई सुधार किए हैं और तकनीक के इस्तेमाल को बढ़ाया है, जिस वजह से करोड़ों लोगों की जिंदगी में परिवर्तन आया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम आत्मनिर्भर भारत की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं, जो दुनिया के साथ जोड़ने का काफी कारगर तरीका है।
व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन ने इन्वेस्ट इंडिया को संयुक्त राष्ट्र निवेश संवर्धन पुरस्कार 2020 के लिए विजेता घोषित किया है। इन्वेस्ट इंडिया को यह पुरस्कार देने की घोषणा 7 दिसंबर को जिनेवा में UNCTAD मुख्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में हुई। पुरस्कार के लिए इन्वेस्ट इंडिया का चयन 180 देशों के निवेश प्रोत्साहन देने वाली संस्थाओं से किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन द्वारा इन्वेस्ट इंडिया को 2020 का संयुक्त राष्ट्र निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार दिए जाने पर बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह पुरस्कार भारत को दुनिया का पसंदीदा निवेश स्थल बनाने और व्यापार करने में आसानी की स्थितियों में सुधार लाने के लिए हमारी सरकार के प्रयासों का एक प्रमाण है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करके संयुक्त राष्ट्र निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार जीतने के लिए इन्वेस्ट इंडिया की सराहना की है। अमित शाह ने कहा कि उल्लेखनीय उपलब्धि देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर बल देते हुए भारत को विश्व के सबसे पसंदीदा निवेश स्थल में से एक बनाने के प्रधानमंत्री के अथक प्रयासों और दूरदर्शी नेतृत्व को दर्शाती है। आंध्र प्रदेश के एलुरु शहर में एक रहस्यमयी बीमारी से पीड़ित होने के बाद 480 लोग अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। इनमें से 178 रोगियों को अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है। केंद्रीय दल और चिकित्सा विशेषज्ञ एलुरु में प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू की पहल पर केंद्र सरकार ने चिकित्सा विशेषज्ञों की 3 सदस्यीय टीम को आंध्र प्रदेश के एलुरु के दौरे पर रवाना किया है। यहाँ पिछले कई दिनों से कुछ बच्चे अज्ञात बीमारी से पीड़ित हैं। बच्चों के बीमार होने की खबर मिलने के बाद उपराष्ट्रपति ने पहले जिलाधिकारी से बात की। उन्होंने एम्स के निदेशक से भी इस संबंध में बात की। कुछ बच्चों के खून के नमूनों को जांच के लिए दिल्ली भेजा गया है। उपराष्ट्रपति ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से इस संबंध में बात करके हर मुमकिन मदद भेजने की बात कही है। केरल के 5 जिलों में 3 स्तरीय स्थानीय निकाय चुनाव का पहले चरण के लिए आज मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो गया है। इस बार का चुनाव त्रिकोणीय होने की संभावना है, जिनमें CPM के नेतृत्व वाला गठबंधन LDF, कांग्रेस के नेतृत्व में UDF और बीजेपी के नेतृत्व में NDA शामिल है। कई वार्ड में मतदाताओं की लंबी कतारें नजर आईं। गांव हो या शहर, हर जगह मतदाता मास्क पहने हुए और कोविड-19 के संबंध में उचित दूरी के नियमों का पालन करते हुए दिखाई दिए। वहीं राजस्थान में पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों के चुनाव के बाद मतगणना का काम जारी है। राज्य में हाल में संपन्न हुए पंचायती राज चुनाव में बीजेपी ने 1011 पंचायत समिति सीटों पर जीत हासिल की, जबकि कांग्रेस को 4371 सीटों में से 1000 सीटें मिली। चुनाव में 287 निर्दलीय उम्मीदवारों और 48 राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के उम्मीदवारों ने भी जीत दर्ज की है। वहीं जिला परिषद चुनाव में 70 कांग्रेस ने 10 सीटें जीती हैं, जबकि बीजेपी को 3 सीटें मिली हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर आपसे अपील। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और अपना अच्छे से ख्याल रखिए। नमस्कार।